कीड़ा नजर आया तो ये कीड़ा बाहर ऊपर ऊपर चल रहा है, इसकी बड़ी ख्वाहिश होगी मैं अंदर आ जाऊँ, लेकिन ये एंटी इंसेक्ट शीट की वजह से अंदर नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पे वाइट फ्लाई का, एफिड जेसड का और सुंडियों वगैरह का दाखिला जो है बड़ा मुश्किल होता है, रेयर है, हो जाता है लेकिन इसके अंदर बड़ा मुश्किल है। ये जून के महीने में, एंड जून जो है वो मिड में क्रॉस कर चुका है अपना, 20 जून के लगभग, और इसके अंदर आप इतनी हेल्दी और इतनी सब्ज़ पत्तों वाली फसल जो है खीरे की ओपन में नहीं ले सकते हैं। तो इसकी पैदावार, इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, इसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी बड़ी कमाल की है। और सबसे अच्छी बात है कि इन दिनों में चूँकि आम फार्मर के पास ओपन में ये सब्ज़ी मौजूद नहीं होती है, तो जो बंदा भी इसको एंटी इंसेक्ट शीट के नीचे लगाता है वो हाईएस्ट यील्ड ले लेता है, उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। पहली बात तो फसल ही नहीं ओपन में हो सकती, तो ये फसल जो है सिर्फ एंटी इंसेक्ट शीट के नीचे मुमकिन हो सकती है। और दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका आपको ये होता है कि आपकी पैदावार के रेट बड़े ऊंचे मिल जाते हैं। जैसे कि आज का रेट फैसलाबाद के गिरदनवा की मंडियों में 150 से लेकर 200 रुपये के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा है। पिछले दिनों हमने 200 से भी ऊपर बेचा है, तो हमारी एवरेज जो है वो 200 रुपये पर शॉपर की है, जो कि 5 kg का होता है। इट मीन्स कि 40 रुपीज़ पर kg का हम बेच रहे हैं, तो ये बड़ी हाईएस्ट कीमत है। तो इसमें आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा एक नॉर्मल सा साइज़ है क्यूकम्बर का, जो कि यहाँ से पैदा हो रहा है। हम इससे कुछ छोटा वाला साइज़ भी तोड़ सकते हैं, कुछ बड़ा भी। तो ये बेबी क्यूकम्बर्स हैं, छोटे साइज़ की, जिसको हम अभी ब्रांड कर रहे हैं चर्सी खीरे के नाम से। ये चर्सी खीरा हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसका जिस बंदे को एक दफ़ा टेस्ट लग जाए, जो जायका लग जाए, तो ये इससे जायके से पीछे नहीं हटता। इतना मज़ेदार है, इतना टेस्टी है कि आप इसके बाद कोई और खीरा खाना पसंद नहीं करेंगे। तो वो तमाम लोग जो आज फार्म के ऊपर आए हुए हैं या देख रहे हैं, वो इस साइज़ का क्यूकम्बर जो है, बेबी क्यूकम्बर जो है, ये खाएं। और इसके बाद हम इसको चर्सी खीरे के नाम से ब्रांड करते हैं। तो हमारे फार्म पे जी सारा दिन ये लगा होता है कि जी आप जब भी कोई बंदा आता है वो कहता है जी मुझे चर्सी खीरा खिलाएं जी। डॉक्टर साहब खबरदार अगर किसी ने मुझे चर्सी कहा तो। अच्छा सर, खातों माशाल्लाह शहजाद बसरा साहब हैं जी, चर्सी खीरे खा कर उसकी बाकायदा प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे हैं, और इसमें चर्स का जायका नहीं आ रहा। जी जी, ये सोना साजिद साहब से भी ज्यादा है और मजेदार जो है ना, ये चर्स तो आज तक मैंने चखी नहीं है। मैंने चर्सी खीरा खा लिया। आम खीरे से ये बहुत है, इसमें मजेदार है, इसमें मिठास है और वाकई ये दिल करता है कि अब जी सारा खाया जाए। तो इसका टेस्ट, इसका जायका बिल्कुल मुनफरद है। तो उन तमाम काश्तकारों के लिए, उन तमाम ज़िम्मेदारों के लिए जो कि अच्छी फसल लेना चाहते हैं, जो इंटेंसिव फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ख़ास तौर पे ये है कि वो ऐसी इंटेंसिव फार्मिंग में आएँ जहाँ पे उनकी 1 एकड़ से ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना मुमकिन हो सके। तो अभी मैं आपको जो बता रहा था कि हमारी एक दिन के अंदर हफ्ते में हमारी 2 पिकिंग आती हैं और 600 बैग से वो ऊपर की प्रोडक्शन है और 200 रुपये का एक बैग बिकता है। इसका मतलब है कि 1 लाख। मैं चाहूँगा यहाँ जो प्रैक्टिकल फार्मर्स हैं वो अपने क्वेश्चंस करें डायरेक्ट। जी, क्वेश्चन आप जो पूछना चाहें। सबसे बड़ी बात वो है इस फसल के मतलब, इसकी जो खाद है, जो चीज़ें, वो मैं उधर चल के आपको लेक्चर में बताऊंगा जी। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल आप सवाल पूछना चाहते हैं पूछिएगा। तो इसकी लाइफ कितनी है? हाउ मेनी डेज? जिस दिन हम इसका बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद 34 दिन के बाद पहली हमारी पैदावार आ जाती है 34 डेज़ के ऊपर। और उसके बाद ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना चलाते हैं, बचा के कितना रखते हैं, अच्छी खाद कितनी देते हैं। नॉर्मली ये 3.5 माह के अंदर फसल ख़त्म हो जाती है। तो 3.5 माह के अंदर ये बहुत अच्छी आपको पैदावार और बहुत अच्छा रिटर्न जो है ना वो आपको दे देती है। आज जिसमें हम खड़े हैं ये 55 दिन की क्रॉप है, 55 डेज़ की है। हमारे पास ग्रेजुअल क्रॉप लगती जाती हैं, 50 दिन की, 55 दिन की, 45 दिन की। पूरे फार्म के ऊपर हम 5-5 दिन के फ़र्क से फसल लगाते जाते हैं। अच्छा सर, इसमें ना पूरे एकड़ में, टनल में कितने पौधे हैं तकरीबन? तो और एक पौधे की पैदावार कितनी है? मतलब 4 किलो है, 5 किलो? जी बिल्कुल ऐसा। अगर अच्छी फसल है तो 1 एकड़ में हम नॉर्मली 16,000 पौधे लगाते हैं जी। लगाते इसमें 17-18 हज़ार हैं, लेकिन जो हमारे बचते हैं वो 16,000 पौधे बचते हैं। और 16,000 पौधों की हमारी एवरेज जो प्रोडक्शन है, जो हम अगर इसको लंबा पूरा लेके चलें तो ये 4 किलो फी पौधा आसानी से पैदावार दे देता है जी। गर्मियों के दिनों में चूँकि बाज़ का स्ट्रेस भी आते हैं, प्रॉब्लम है, तो इनमें हमारे 3 किलो भी बहुत बड़ी पैदावार है। अगर अच्छा होता है। हाँ 48,000 kg भी हमारी आ जाए तो बहुत बड़ी पैदावार है। 4 kg पर टोटल क्रॉप सीजन का पर प्लांट का है जी, पर प्लांट का जी। ये जो 3.5-4 माह का है, 4 kg का इसकी एवरेज प्रोडक्शन है। इंसेक्ट नेट सर, ये आखिर तक इसके ऊपर रहेगा या फॉर द सम टाइम? नहीं जी, आखिर तक, जब तक टेम्परेचर है। देखिए हमने इसको टेम्परेचर से भी बचाता है और कीड़ों से भी। अदरवाइज़ आप इसमें होते ना, आज आपको कीड़े नज़र आने थे इसमें फ्रूट फ्लाई, एफिड, जैसे आप देखें पूरे खेत में आपको कहीं भी कोई कीड़ा उड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं जो इसके बाहर पड़े हुए हैं। सर कुछ लोग इसको ये प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं कि आप पौधा 40 डेज या 50 डेज स्टार्ट दे दें, फसल को स्टैंड जब हो जाए तो उतार लें और उसे दूसरी फसल पे। मैं रिकमेंड नहीं करता जी।
मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता कि देखें आपके जितने न्यू ट्विग्स निकल रहे हैं, जितने नए पत्ते निकल रहे हैं ना, इन सारे पत्तों के ऊपर निकलते ही इन दिनों के अंदर जो है वाइट फ्लाई का एफिड जैसिड का अटैक आएगा। फिर आप स्प्रे करते जाएंगे और आपसे कंट्रोल, ये आपकी बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि छोटे पौधे से जब बड़े में कन्वर्ट होता है तो उसमें सकत बढ़ जाती है। आप आज इसको उतार सकते हैं, मैं बिल्कुल आप, लेकिन आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डेली स्प्रे इसके ऊपर करना पड़ेगा। मैं इसको उतार सकता हूँ, आज मैं इसको उतार दूँ, उतार के इसको दूसरे खेत पे मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन क्या स्प्रे की फिर इसमें वो मिकदार बढ़ जाएगी। अच्छा सर, जिस आप फील्ड इसको क्या रेट कर रहे हैं, आपकी फसल कैसी है, रेटिंग क्या है? देखिए इसमें दो चीज़ें, 1 to 10? जी, अगर आप इसमें रेटिंग के हिसाब से मेरे से पूछते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे हिसाब से ये 90% से अबव है। गलतियाँ इसमें होती हैं, इसमें सिर्फ एक गलती है जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो है इंटरनोडल डिस्टेंस का बढ़ जाना। इंटरनोडल डिस्टेंस जो आप गर्मी में नहीं रोक पाते हैं, हालांकि मैंने अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पे तमाम वो खादें इस्तेमाल की जो नाइट्रोजनस बेस नहीं थी, कम से कम नाइट्रोजन दी। नंबर 2, मैंने इसके ऊपर प्लांट सप्रेसेंट स्प्रे किए, ग्रोथ रिटार्डेंट स्प्रे किए, मैंने इसकी आखिरी टिप तक भी तोड़ी, लेकिन इवन देन भी इसका इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो 4 इंच पे चला गया, जो गर्मी में जाना ही जाना। ये किस वजह से है? इसके बीज की क्वालिटी की वजह से? गर्मी की, मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी में देखें आपको पसीना आ रहा है ना, सर्दी में क्यों नहीं आता? आप मुझे रोक के दिखाएं, पसीना नहीं रोक सकता। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो गर्मी में होनी, आपका वो जो जिस्म का मैकेनिज्म है ना काम करने का, वो बढ़ जाता है, इसकी फोटोसिंथेसिस की हर चीज़ बढ़ चुकी होती है, ये खुराक बनाने का मैकेनिज्म बढ़ चुका होता है। ये चूँकि सन लविंग है, सूरज की तरफ दौड़ भी रहा है, तो इंटरनोडल डिस्टेंस इन दिनों में बढ़ना ही बढ़ना। ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है ना, तो उसको आप अगर बहुत ज्यादा रोक देंगे फिर फ्रूट पे इफेक्ट आएगा। तैयार ना हो। जिब्रालिक एसिड, नफ्थाइल एस्टिक एसिड, NAA को हम स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। जिब्रालिक एसिड तो ग्रोथ को प्रमोट करेगा। हाँ, वो नफ्थाइल एस्टिक एसिड हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। सर्दियों की जो टनल फॉर्मिंग होती है उसमें फंजीसाइड का हम बहुत ज़्यादा स्प्रे करते हैं। इसमें बहुत कम है जी, इसमें बहुत कम। अब देखिए हमने देखना ये है कि टेम्परेचर आपका और ह्यूमिडिटी का आपस में कंट्रास्ट कहाँ पे हो रहा है, उन दिनों के अंदर क्या इसके ऊपर बीमारी फैल सकती। अच्छा, अभी भी आपको इसके ऊपर जो चंद बर्निंग नज़र आ रही है ना, ये वाली शुरू में, ये भी हमारा डुअल स्प्रे की वजह से है। क्यों? यहाँ से लड़का स्प्रे वाला टर्न लेता है तो इन पत्तों को डबल स्प्रे हो जाता है। आप जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको सारी फसल फ्रेश, ताज़ा और बेहतर हालत में नजर आती जाएगी। सर कुछ में ये वाइट स्पॉट्स भी हैं, ये स्प्रे ये स्प्रे का बर्निंग है ना, डबल हो गई। ये डबल स्प्रे होती है। यहाँ पे चूंकि आके लड़का रुकता है, रेस्ट करता है, घूमता है, जी, जी। मशीन बंद नहीं करता, तो ये काम पाकिस्तानी इस तरीका का है। तो उसमें फिर वो क्या होता है कि शुरू के पत्तों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा आता है, इवन देन दे आर गुड। तो आपको आगे जितना आप चलेंगे आपको उतना ही पौधे ऊंचे भी नजर आएंगे और उतना ही पौधे हेल्दी भी नजर आएंगे। शुरू में आपको सबसे कमज़ोर पौधे नजर आ रहे हैं, ये सबसे कमज़ोर है, आगे सबसे अच्छी। डॉक्टर साहब यहाँ पे प्लीज इरिगेशन का बता दें। माशाल्लाह देखें पाइपिंग हुई है जी जी और इसमें पानी की बहुत ज्यादा बचत हो रही है, वरना आम किसान जो खेलियां भर भर के पानी देता है, जी जी। तो यहाँ माशाल्लाह देखें ये पाइपिंग आपने जो कराई इसके बारे में प्लीज थोड़ा बताइएगा। ये जो पाइपिंग है जी, इसको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं और इसमें कतरा ब कतरा पानी दिया जाता है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 1 एकड़ में अगर आपने जो आपाशी ओपन में देनी थी, उससे आप कम से कम 12 एकड़ को ड्रिप से पानी दे सकते हैं। यानी कि इतनी बचत है कि 1 एकड़ के पानी से आप 12 एकड़ को पानी दे सकते हैं। तो मेरी तमाम फ्लडिंग की जरूरत नहीं होती पौधे को, उसको आपने बस फील्ड कैपेसिटी में रखना है। फील्ड कैपेसिटी में रखना है। तो बराए करम जी अपने खेतों को पानी जो है उनकी कैपेसिटी के मुताबिक दें, जितनी पौधा डिमांड करे उतना पानी दें। पर प्लांट की जो नीड है वो 1/2 लीटर और कुछ दिनों में 1 लीटर भी होती है। 1 लीटर के हिसाब से उनको पानी दें, बजाय इसके कि 20 लीटर पानी दे दें उनको। 1 लीटर पर डे सर? 1 लीटर पर डे इनकी आमतौर पर ज़रूरत होती है। हम 16,000 लीटर इनको पानी देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जुलाई अगस्त में जब बारिशें होंगी तो उसका बहुत कम हो जाएगी, जो उसकी पानी की ज़रूरत बहुत कम हो जाएगी, हवा में नमी बढ़ जाएगी। उन दिनों में हम इसके ऊपर एंटी फंगल भी स्प्रे करेंगे। ठीक है, आज आपका जो आइडिया जो अभी मुझे आपने दोस्त ने इधर कहा कि इसके ऊपर उतारने वाला, मैं 1 टनल के ऊपर ज़रूर इसको उतार के यहाँ से शिफ्ट करूँगा और उसके आपको रिजल्ट भी शेयर करूँगा। अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाए तो ये वो वाला मॉइस्चर भी यानी यूज़ करता है अपनी यूज़ नहीं करता, समझिए कि इसका स्टोमेटा क्लोजर का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाता है, ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, इसकी वाटर नीड्स और अपटेक कम हो जाता है। हवा वाली नमी को इस्तेमाल शायद उतना नहीं कर पाता जितना ही। डॉक्टर बोरिक एसिड का इसमें क्या अहम किरदार है जी? बोरिक एसिड का ये 16 एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर एग्रीकल्चर जो है ना घूम रही है। बोरिक एसिड उसमें से एक एलिमेंट है और बोरिक एसिड के जिम्मे जो 3-4 जरूरी काम है, उसमें फल को लगाना, मैच्योर करना और जो पोलन ट्यूब है उसको डेवलप करना, ये शामिल होता है। ये अबॉर्शन को रोकता है, ये इसमें फ़ायदा देता है। डॉक्टर साहब जड़ी बूटियों के बारे में बता दें, उसकी जो है ना वो
देखिए जी, जड़ी बूटियाँ यहाँ पे आपको मैंने मल्च नहीं किया हुआ। यहाँ पे हमने जड़ी बूटी से रोकने और बचाने के लिए स्पेशल मैकेनिज्म इस्तेमाल किया है, जिसको पिट प्लांटेशन कहते हैं। मेरी फसल पहली पैदावार पे जब तक आई थी तो हमने इसको सिर्फ 5 किलो खाद दी थी। 5 किलो खाद से इसने पहली प्रोडक्शन ली है। हमने आम जिम्मेदारों की तरह, उन लोगों की तरह इसको बोरियां भर भर के खाद नहीं दी है। हमने बड़ी थोड़ी सी मिकदार के अंदर खाद दे के इसको यहाँ तक लेके आए हैं और वो पिट्स के अंदर डाली है, सुराख में। और बकिया तमाम जगहों के ऊपर हमने प्री इमरजेंस वीडीसाइड्स जो हैं उनका स्प्रे किया था, ताकि हमारी जड़ी बूटियां उगने से पहले ख़त्म हो जाएं। 90% हमें कंट्रोल मिला। घास टाइप की चंद जड़ी बूटियां इसमें मौजूद हैं, उनको हम हाथ से निकाल देते हैं। पेंडीमेथलिन टाइप किया जी, पेंडीमेथलिन का स्प्रे हम करते हैं कॉम्बिनेशन में 2-3 और चीज़ों के साथ मिला के, तो उससे डुआल गोल्ड के साथ मिला लेते हैं। वो असल में मैं नाम इसलिए लेता, कई कंपनियां माइंड कर जाती हैं मेरी दवाई क्यों नहीं बेची। साल्ट का नाम नहीं, साल्ट का नाम। तो हम उसका जी ऐसी प्री इमरजेंस वीडीसाइड सारी स्प्रे कर देते हैं, जिससे जड़ी बूटी उगने से पहले खत्म हो जाती है, उगते हुए खत्म हो जाती हैं। घास टाइप जड़ी बूटियां बच जाती हैं। उनको बाद में हम एक दफ़ा लेबर के साथ जो है, अच्छा उसके भी स्प्रे मौजूद हैं, सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स अवेलेबल हैं, हम वो भी स्प्रे करा देते हैं इसके ऊपर। तो बहरहाल मकसद ये बताने का था, हमारे पूरे खेत में आपको बड़ी कम जड़ी बूटियाँ नज़र आएंगी, बड़ी रेयर हैं, ठीक है। इतनी जड़ी बूटियों मेरा ख्याल 5% होगी या 4% होगी। चलिए जी, चलें। इस एंटी इंसेक्ट नेट जो है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ये ऑर्गेनिक खीरा जो है, इसके लिए कितना हेल्पफुल है इस मामले में? इसके बगैर हम कर ही नहीं सकते हैं जी। क्योंकि इसका हमें मुझे जो सबसे अच्छा फ़ायदा नज़र है एंटी इंसेक्ट नेट का, कि कम से कम स्प्रेस और फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड से हम बचेंगे, केमिकल इसमें कंटेमिनेशन कम। इसके बगैर हम ऑर्गेनिक कर सकते ही नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन देखे ना, कितना हेल्पफुल। लेकिन अगर आपने एक भी स्प्रे कर दिया, अगर आप एक भी स्प्रे कर दिया एक दफ़ा भी फर्टिलाइजर, जो ऑर्गेनिक तो नहीं रहा, सेमी ऑर्गेनिक तो हो सकता है। डॉक्टर तार न्याय साहब बस इन्हों का सर थोड़ा ये ना जी जी माशाल्लाह, जी जी आ जाए थोड़ा बाहर निकल के कर लें। नहीं सर इन्हों का इत्थे ही करना। ओके न्याय साहब का ये साडे अस्सलाम वालेकुम फर्टिलाइजर ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ पारस है कि नोबल की फील्ड है? ये पारस है। कॉलेज में लगा लो। हाँ, यहाँ लगा लो। नोबल साथ वाले खेत में वो साथ वाले में, और वो बिल्कुल ऊपर जाकर टच कर चुका है। थोड़ा सा फर्टिलाइजर का, उसकी फर्टिलिटी का थोड़ा सा बता दें। माशाल्लाह जी, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने इंतज़ाम किया है। कोई चीज़ जो पौधे को चाहिए, पता नहीं कौन सी है, 153 एलिमेंट में से जो पौधे को सपोर्ट करे उसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। वो ऑर्गेनिक भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है, बायो भी हो सकती है। आज जो दौर है उसमें फर्टिलाइज़र में जो गलती हो रही है ना जी, वो ये हो रही कि ये आटे में नमक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, उससे प्रोडक्शन में तो फ़र्क आ रहा है, लेकिन क्वालिटी का बेड़ा गर्क हो गया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो न्यूली डेवलप्ड फर्टिलाइज़र हैं, यहाँ ये जो फर्टिलाइज़र हमारे ट्रेडिशनल यूरिया, DAP, नाइट्रोफास, अमोनियम सल्फेट वगैरह, कैल्शियम नाइट्रेट या SOP वगैरह, तो इनको इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है कि जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसकी जो स्टेज है, शुरू में फास्फोरस, नाइट्रोजन, थोड़ी पोटाश, दरमियान में आके बैलेंस, फिर पोटाश से ज़्यादा, फास्फोरस थोड़ी, नाइट्रोजन बेहतर, और विदाउट माइक्रोन्यूट्रेंट जो है ना इसकी अपटेक नहीं है। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैटर है, अगर वो आपके पास नहीं है तो जितनी मर्जी फर्टिलाइज़र डालते जाएं उसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो ऑर्गेनिक मैटर को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी पॉसिबिलिटी हैं, ग्रीन मैन्योरिंग करें, गोबर डालें, ह्यूमेट वगैरह डालें, जो भी चीज़ें डालनी है डालें। तो वो जब डालेंगे तो आपके रिजल्ट आएंगे, वरना जो आजकल कर रहे हैं ना जी, 2 बोरियां 6 बोरियों पे पहुंच गए। तो ऑर्गेनिक मैटर कौन सा यहाँ यूज़ होता है फिर? हमारे लिए जो अल्लाह ने नेमत दी है ना जी, सबसे खूबसूरत एक तो गोबर है, ग्रीन मैन्योरिंग है, ये जो ह्यूमेट लिग्नाइट से बनते हैं, इनको बनाने में जो टेक्नोलॉजी है ना वो तो सिंपल सी है कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन कराएं, लेकिन ये इसका हल नहीं है। इसका हल ये है कि इसमें बैलेंस आप करें, नाइट्रोजन भी दें, इसको फास्फोरस भी इसके अंदर डालें, ताकि जो बंदा डाले ना उसको रिजल्ट नज़र आए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ना, बोरॉन के अलावा कौन से हैं जो बाकायदा डाले गए हैं? ये आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरान। मोलिब्डेनम की है कमी, लेकिन हमारी अल्कलाइन सॉइल में इतनी कमी नहीं है जितनी एसिडिक सॉइल में। थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया।